नमस्कार। कैसे हैं सब कुछ कुशल मंगल है। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। राइट। तो आज मैं यहाँ आया हूँ आपका एक नए टॉपिक लेकर, दैट इज़ कॉरपोरेट लॉ। आज अपन पढ़ेंगे कॉरपोरेट लॉ का एक चैप्टर, दैट इज़ योर डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात ये है कि डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन पोर्शन हम 5 पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ चार्ट दी गई है, तो इस चार्ट के हिसाब से आज अपन हमारा ये कंटेंट जो है उससे कंप्लीट करेंगे। राइट। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज। तो आपका पहला डायरेक्टर का ये टॉपिक आता है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। राइट। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, दैट इज योर सेक्शन 149। सेक्शन 149। राइट। सेक्शन 149 के हिसाब से जो भी आपका मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होगा, अगर ये ओपीसी का कंपनी होगा तो आपका मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर दैट विल बी 1 होगा। अगर आपका कंपनी प्राइवेट कंपनी होगा तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर विल बी 2। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर विल बी 3। राइट। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर will be your 15, that is in case of private company and public limited company maximum number of director will be 15। अगर कोई कंपनी का 15 से ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए, राइट, 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर से ज़्यादा नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहिए तो ये भी अपॉइंटमेंट कर सकता है। बट उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, दैट इज़ approval of shareholder in form of special resolution is required। approval of shareholder in form of special resolution is required। अगर कोई कंपनी चाहता है कि 15 से ज़्यादा नंबर ऑफ डायरेक्टर उनके अपॉइंट हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, एजीएम में एक मेंबर का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन वाला पॉइंट है इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। राइट। अगर गवर्नमेंट कंपनी चाहेगा तो 15 से ज़्यादा नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कर सकती है। उसके लिए कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन दैट इज़ अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ये जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वाला लिमिट है ये सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट। आप सही सुन रहे हैं, ये सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर ये वाला प्रोविज़न जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर चार्ट नंबर 2। राइट। चार्ट नंबर 2 में ये बताया गया है दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंट डायरेक्टर एंड वोमेन डायरेक्टर। देखिए, अगर आपका इंडिया में कोई भी कंपनी है, एक डायरेक्टर को इंडिया में रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। राइट। रेसिडेंट डायरेक्टर होने के लिए इस डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहना पड़ेगा। राइट। इंडिया में कितना दिन रहना पड़ेगा, 180 डेज रहना पड़ेगा हर साल। कंपनी का एक डायरेक्टर होगा जो इंडिया में एटलीस्ट 180 डेज रहेगा। राइट। यहाँ पे और एक पॉइंट है, सिटीजनशिप इज नॉट ए इम्पोर्टेंट इरिलेवेंट, दैट इज सिटीजनशिप इज इरिलेवेंट फॉर डिसाइडिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। इसका मतलब ये है, अगर कोई बंदा यूएस का है, अगर ये इंडिया में 180
2 डे से ज़्यादा दिन रहता है तो वो भी रेसिडेंट डायरेक्टर हो सकता है, राइट। सिटीजनशिप इज irrelevant. A foreign citizen can become a resident director if he stay in India for a period of 180 days or more, right। उसके बाद आपका आता है वोमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट। देखिए वोमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों आया आप सब लोग जानते हैं, औरत लोग जो हैं वो आदमी से कम कम करप्टेड है, राइट। दैट मीन्स वो लोग सही ढंग से अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी दायित्व है, जो भी ड्यूटीज है अच्छी तरह से निभाते हैं। इसीलिए वोमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया, राइट। इंडिया में वोमेन डायरेक्टर कॉन्सेप्ट का लाया गया। हर एक कंपनी जो भी स्पेसिफाइड कंपनी है उसको अपनी बोर्ड में एक वोमेन डायरेक्टर रखना ही रखना पड़ेगा, राइट। चलिए पढ़ते हैं ये कौन कौन कंपनी है जिसमें वोमेन डायरेक्टर इज़ कंपलसरी। ये बोलता है एवरी जो भी लिस्टेड कंपनी आपका होगा, जो भी लिस्टेड कंपनी होगा उसको वोमेन डायरेक्टर अपनी बोर्ड में रखनी चाहिए। अगर जो भी कंपनी अनलिस्टेड है, अगर उसका क्या होता है पेड ऑफ शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है, राइट, 100 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर एक्सीड करता है 300 करोड़ को, राइट, टर्नओवर एक्सीड करता है 300 करोड़ को, साल हैव एटलीस्ट 1 वोमेन डायरेक्टर इन इट्स बोर्ड। अगर ये कंपनी अनलिस्टेड है जिसका पेड ऑफ कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है एंड टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक वोमेन डायरेक्टर उनकी बोर्ड में रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए ये वाला जो पॉइंट है उसको थोड़ा कट कीजिए। प्रोविज़न अभी तक नहीं एप्लीकेबल होगा। जब ये प्रोविज़न आया उसके 1 साल के अंदर हर एक एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या करना चाहिए था, वोमेन डायरेक्टर रखना चाहिए था। वो ऑलरेडी 31 मार्च 2015 से 15 के अंदर में रखना चाहिए था, राइट। वो अभी इतना रिलेवेंट नहीं है, राइट। ध्यान दीजिए वैकेंसी 2 तरह के होते हैं, राइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैकेंसी। वन है शेड्यूल्ड वैकेंसी, अनदर है कैजुअल वैकेंसी, राइट। जो भी पहले से जो वैकेंसी प्लान होता है उसे हम शेड्यूल्ड वैकेंसी बोलते हैं, जो भी अनप्लान्ड वैकेंसी है उसे हम कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं, राइट। शेड्यूल वैकेंसी मीन्स हमने पहले से प्लान किया है जो भी डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होगा वो अगली एजीएम में रिटायर होगा। जब हम सेक्शन 152 पढ़ेंगे तभी हम ये पढ़ेंगे रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल डायरेक्टर, राइट। तो जो भी मैं क्या बताया आपको, जो भी वैकेंसी प्लान होगा प्री डिटरमाइन होगा उसे हम कैजुअल वैकेंसी, उसे हम शेड्यूल वैकेंसी बोलेंगे। और जो भी अनप्लान वैकेंसी होगा पहले से तय नहीं होगा उसे हम कैजुअल वैकेंसी बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डायरेक्टर का डेथ हो जाता है, अगर ये रिटायर कर जाता है ड्यू टू इलनेस और ओल्ड एज, उसे हम क्या बोलेंगे, कैजुअल वैकेंसी बोलेंगे। अगर वोमेन डायरेक्टर ऑफिस का वैकेट हो जाता है, राइट, वोमेन का डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट हो जाता है, व्हिच इज ए कैजुअल वैकेंसी, व्हिच इज ए कैजुअल वैकेंसी। एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वोमेन डायरेक्टर शाल बी फिल्ड बाय बोर्ड। कौन फील्ड करेगा कैजुअल वैकेंसी ऑफ वोमेन डायरेक्टर, कौन फील्ड करेगा, बताओ, बोर्ड विल बी फिल करेगा कैजुअल वैकेंसी ऑफ वोमेन डायरेक्टर, राइट। कितने दिन के अंदर में वो फिल करेगा, ध्यान दीजिए, जब भी वो वोमेन डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट होगा वहाँ से 3 मंथ के अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिच एवर इज लेटर, जो भी लेटर होगा डेट ऑफ वैकेंसी से 3 महीना और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग उसके अंदर कैजुअल वैकेंसी ऑफ वोमेन डायरेक्टर का ऑफिस डायरेक्टर द्वारा फिल होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और लिखा है, सेम इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट होता है तो तब भी वो कितने दिन के अंदर फिलअप होगा, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी एंड नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिच एवर इज लेटर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। चलिए आगे, राइट।
मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हूँ कैसे कैसे कैजुअल वैकेंसी फिल होगा। तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। 31 जुलाई 2017 को एक वोमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है जिनका डेट 15 जनवरी 2008 को हो जाती है, राइट। उसका फिलअप कब होगा? 3 महीने के अंदर अंदर होगा। मान लीजिए 3 महीने के अंदर यहाँ फॉल करता है और बोर्ड मीटिंग ड्यू डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग इधर है, राइट। ये वाला डेट और ये वाला डेट जो भी लेटर होगा उसी डेट के अंदर क्या होना चाहिए? वुमेन डायरेक्टर का ऑफिस फिलअप होना चाहिए। ध्यान दीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे अगर बोर्ड मीटिंग नहीं हुआ तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, अपन जब पढ़ेंगे सेक्शन 173 मीटिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग पढ़ेंगे, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वहाँ पे लिखा गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हर साल में एटलीस्ट 4 मीटिंग करनी चाहिए, 4 मीटिंग करनी चाहिए। एंड 120 डेज विल बी मैक्सिमम डेज गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मीटिंग करनी ही पड़ेगी, राइट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। यहाँ पे और एक बात है, वो जो वोमेन डायरेक्टर अपॉइंटेड हुआ था उनका रिटायरमेंट कब था? 31 जुलाई 2018 को। कैजुअल वैकेंसी का मतलब ये समझ लीजिए, जो भी डायरेक्टर वैलिडली अपॉइंट होता है एंड बिफोर द एक्सपायर ऑफ हिज ऑफिस, ये ऑफिस वैकेट कर देता है और देती है ड्यू टू ऑन सर्टन कॉन्टीजेंट इवेंट, ड्यू टू ऑन प्लान शेड्यूल, उसे हम कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। यहाँ पे रिटायरमेंट डेट था 31 जुलाई 2018, लेकिन उनका डेथ कब हो गया? 15 जनवरी 2018 को। Hence such vacancy will be called casual vacancy and will be filled by board of director within 3 months from the date of such vacancy और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो भी लेटर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। इंडिपेंडेंट, ध्यान दीजिए। इसमें हम 2 पॉइंट कवर करेंगे, 3 चार्ट है, दैट इज योर चार्ट नंबर 3A1 A2 एंड 3B, राइट। रिक्वायरमेंट पहले से हम कवर करेंगे, कौन सी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए एंड उसका जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, राइट। ध्यान दीजिए, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 में दी गई है, जहाँ पे ये लिखा है लिस्टेड, अगर ये लिस्टेड कंपनी होगा तो जितना भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर होगा उसका 1/3 विल बी 1/3 शुड हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मान लीजिए अगर कोई कंपनी में 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर है, उसका 1/3 दैट इज द कंपनी शुड हैव 5 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर ये वाला पॉइंट बताइए, अगर ये कंपनी में 14 डायरेक्टर होगा तो 1/3 कितना आ जाएगा? सर 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तभी हम क्या मानेंगे? तब भी यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी प्रोविजन में लिखा गया है, ये लिखी गई है, अगर कोई भी फ्रैक्शन आएगा उसे हम रीड एज 1 पढ़ेंगे, राइट। अगर इनके सब अगर मान लीजिए एक लिस्टेड कंपनी का टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 16 है, जिनका 1/3 5.33 आता है, और उस केस में कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 6 number of independent director. I hope you all are getting my point. And in case of unlisted company, अगर उस कंपनी का पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 करोड़ और 10 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर एक 100 करोड़ और ज़्यादा है और आउटस्टैंडिंग लोन डेब्ट और डिपॉजिट ₹50 करोड़ और मोर है, तो उस अनलिस्टेड कंपनी को एटलीस्ट 2 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड में अपॉइंट करनी पड़ेगी। 2 नंबर ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड में
अपॉइंट करनी पड़ेगी। सर क्या 2 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट हो सकती है? ज़रूर ज़रूर ज़रूर। यहाँ पे ये बात बताया गया है कि एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, ये भी जो वाला फिगर होगा, ये भी जो वाला फिगर होगा वो एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ध्यान दीजिए, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहली बात ये कहा गया है कि अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के हिसाब से अपॉइंटमेंट होना है तो यू हैव टू पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी यू हैव टू सेटिस्फाइड। पॉइंट नंबर 1 में ये बताया गया है, अगर बोर्ड को ये लगता है ये सच पर्सन इज एक्सपर्टाइज, इंटीग्रिटी and experience, then board can appoint such person as independent director। दूसरे वाला पॉइंट में ये है, जो भी बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होगा ये क्या नहीं होना चाहिए, वो कंपनी कैश का प्रोमोटर नहीं होना चाहिए। हियर कैश मीन्स कंपनी, इट्स एसोसिएट कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी एंड इट्स होल्डिंग कंपनी, राइट। अगर वो बंदा कैश का प्रोमोटर है देन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, राइट। थर्ड पॉइंट में ये बात कही गई है कि हु इज़ नॉट ए रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ कैश। अगर ये कैश कंपनी में कोई डायरेक्टर है, ये प्रपोज्ड बंदा उस डायरेक्टर का अगर रिलेटिव होगा देन ये डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया है कि ही शुड नॉट बी रिलेटिव ऑफ प्रोमोटर ऑफ कैश। कैश का जो भी प्रोमोटर लोग होंगे उनका अगर कोई रिलेटिव होगा जिनको प्रपोज की गई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, वो डायरेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप अपॉइंट नहीं हो सकता। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो लोग होगा जो प्रोमोटर का भी रिलेटिव नहीं होगा। हु इज, अगली पॉइंट में हु इज और वाज, इज मीन्स प्रेजेंट, वाज मीन्स इन पास्ट, नॉट KMP पर्सनल ऑफ कैश। KMP मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी, राइट। अगर ये बंदा कैश का KMP होगा, कैश का KMP होगा, कैश मीन्स कंपनी, इट्स एसोसिएट कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, ड्यूरिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, देन वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। देन दैट पर्सन विल नॉट बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, ही इज और वाज। ध्यान दीजिए, इज मीन्स करेंट, वाज मीन्स इन इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ कैश। अगर वो लोग क्या होगा अगर वो बंदा कैश का कोई एम्प्लॉय होगा देन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड, he will be disqualified during immediate preceding 3 financial year। I hope you are getting my point। who is not a relative of present past KMP employee of cash। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एम्प्लॉय केस में प्रेजेंट का प्रोविजन होगा, KMP केस में बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट का प्रोविजन होगा। दैट मीन्स अगर ये कैश का कोई एम्प्लॉय का रिलेटिव है प्रेजेंट में, कैश का कोई एम्प्लॉय का रिलेटिव है देन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अगर ये कोई भी कैश कंपनी में मीन्स कंपनी, इट्स एसोसिएट, इट्स सब्सिडरी एंड इट्स होल्डिंग कंपनी में कोई भी KMP का अभी रिलेटिव है वो भी डिस्क्वालीफाइड है। एंड
अगर ये कोई KMP का इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में रिलेटिव होगा देन ही विल बी ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए अगली वाली पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में ये आती है, अगर ही होल्ड्स 2% और मोर ऑफ वोटिंग पावर इंडिविजुअली और एलोंग विथ रिलेटिव, आइदर वो बंदा अकेला और रिलेटिव के साथ मिलकर 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड किया है देन सच पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड। he has or had means in immediate preceding 3 financial year, in immediate preceding 3 financial year, no pecuniary relationship, pecuniary relationship means monetary relationship, monetary relationship, he has or had no pecuniary relationship with cash and DP। कैश का मतलब आप पहले से पता है, डीपी का मतलब ये है डायरेक्टर और प्रोमोटर। ध्यान दीजिए, अगर कैश कंपनी का कोई डायरेक्टर और प्रोमोटर के साथ उस बंदे का कोई भी मॉनिटरी रिलेशनशिप है अभी और इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में, देन वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अदर देन MR and transaction having amount not exceeding 10% of his total income, यहाँ पे MR मीन्स मैनेजरियल रेमुनरेशन, अदर देन मैनेजरियल रेमुनरेशन एंड 10% ट्रांजैक्शन हैविंग अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम। मान लीजिए उस बंदे का टोटल इनकम में 50 लाख, राइट। तो 50 लाख का 10% कितना आ गया आपका 5 लाख। अगर उस बंदे का कंपनी का जो भी डायरेक्टर है, कैश का जो भी डायरेक्टर है, प्रोमोटर है, उनके साथ 5 लाख से ज़्यादा कोई भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होगा तो वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट वाली पॉइंट पॉइंट नंबर 10 में ये बोलता है, ही इज़ नॉट ए रिलेटिव ऑफ एनी पर्सन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी होगा वो क्या नहीं होना चाहिए, ही इज़ नॉट ए रिलेटिव ऑफ एनी पर्सन। अगर ये रिलेटिव हो जाएगा, यहाँ पे जो भी बात मेंशन की गई है, अगर उसी लोगों का अगर वो बंदा रिलेटिव होगा तो वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। who has, he is not a relative of any person who has or has means current, had means immediate preceding 2 financial year, immediate preceding 2 financial year, सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट इन कैश। यहाँ पे कैश का मतलब वही कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी। अगर उसी कंपनी का कोई भी सिक्योरिटी होल्ड करता है एक्सीडिंग ₹50 लाख और एक्सीडिंग 2% पेड ऑफ कैपिटल, अगर एक पर्सन जो कि कैश में 50 लाख का सिक्योरिटी होल्ड करता है और 2% वोटिंग पावर होल्ड करता है, उन लोगों का कोई रिलेटिव होगा तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। इंडेप्ट टू, पॉइंट नंबर बी में ये बोला गया है, इंडेप्टेड टू कैश और डीपी मीन्स डायरेक्टर एंड प्रोमोटर। जब यदि कैश कंपनी का जो भी डायरेक्टर और प्रोमोटर लोग हैं उन लोगों के 50 लाख है, ज़्यादा से वो इंडेप्टेड है और उन लोगों का रिलेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। गिवन गारंटी और सिक्योरिटी टू कैश डीपी मीन्स डायरेक्टर और प्रोमोटर लोगों को, कैश कंपनी का जो भी डायरेक्टर होगा और प्रोमोटर होगा उन लोगों को अगर वो
गारंटी दिया है, सिक्योरिटी दे रखी है, उनका रिलेटिव बंदा उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एनी पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन, पिक्यूनरी मीन्स मॉनिटरी ट्रांजैक्शन विथ कैश 2% और मोर जीटीआई ऑफ कंपनी, कंपनी का जितना भी जीटीआई होगा उसका 2% से ज़्यादा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर 2% से ज़्यादा उस बंदे का कंपनी में मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, देन उस बंदे का जो रिलेटिव होगा वो उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, राइट। देन कम्स टू योर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में ये बात बोली गई है कि इफ ही हैज़ एन एम्प्लॉई, इफ अगर कोई बंदा जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए प्रपोज किए हैं, अगर वो बंदा क्या होगा, एम्प्लॉई होगा, प्रोप्राइटर होगा और पार्टनर होगा, किसका, फार्म ऑडिटर का, दैट मीन्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, कंपनी सेक्रेटरी का और कॉस्ट ऑडिटर का। किसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट ऑडिटर, दैट मीन्स अगर कैश का कोई भी फार्म ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट ऑडिटर का ये बंदा एम्प्लॉई है और प्रोप्राइटर है, देन वो बंदा क्या नहीं हो पाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो पाएगा कंपनी में। दैट मीन्स दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पर्सन विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। अगर और कोई और कौन कौन लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं, ध्यान दीजिए, सीईओ और डायरेक्टर ऑफ एनी एनटीओ, राइट। जो भी एनटीओ का डायरेक्टर होगा, सीईओ होगा, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, ध्यान दीजिए। सीईओ और डायरेक्टर ऑफ एनी एनटीओ दैट रिसीव 25% और मोर ऑफ इट्स रिसीव्ड फ्रॉम, अगर कोई बंदा एनटीओ का डायरेक्टर है, जो एनटीओ कंपनी से या कंपनी का प्रोमोटर से या कंपनी का डायरेक्टर या सब्सिडरी या एसोसिएट या होल्डिंग कंपनी से 25% से ज़्यादा रिसीव्ड कर रहा है, दैट मीन्स एनटीओ जितना भी रिसीव कर रहा है उसका 25% से ज़्यादा अगर ये कंपनी और कंपनी का डायरेक्टर प्रमोटर से रिसीव कर रहा है, उस एनटीओ का जो भी सीईओ होगा, डायरेक्टर होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, राइट। देन कम्स योर नेक्स्ट पॉइंट, और दैट होल्ड, दैट मीन्स हियर दैट योर एनटीओ, अगर एनटीओ होल्ड 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ कंपनी, दैट मीन्स मान लीजिए ये ट्रस्ट है, ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, ये ट्रस्ट ने रिलायंस इंडस्ट्री में 5% वोटिंग पावर होल्ड किया है। इस ट्रस्ट का जो भी सीईओ होगा, जो भी कौन होगा, सीईओ होगा, डायरेक्टर होगा, ये बंदा रिलायंस इंडस्ट्री में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, राइट। देन कम्स टू योर लास्ट वाला पॉइंट, ध्यान दीजिए, comes to your last point, प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ध्यान दीजिए, जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो क्या करेगा, ऑफिस होल्ड करेगा फॉर ए टर्म अप टू 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 5 साल के लिए वो ऑफिस होल्ड कर सकता है। ध्यान दीजिए, रीअपॉइंटमेंट होने के लिए ही शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट थ्रू
एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट थ्रू एसआर। अगर कोई कंपनी उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना चाहती है तो उसको क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन रीअपॉइंटमेंट, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शाल होल्ड ऑफिस फॉर more than 2 consecutive terms. That means one consecutive term is 5 years. दो consecutive term से ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है, राइट। कूलिंग पीरियड as per section 149 subsection 11 eligible for appointment after the expiration of 3 year ceasing to become an independent director। यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक ग्राफ दी गई है, वहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स ध्यान दीजिए, मान लीजिए 1/7/2016 को मिस्टर एक्स अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए, रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। फर्स्ट टर्म कितना होगा, 1 जुलाई 2021 तक फर्स्ट टर्म होगा। सेकेंड टर्म कितना होगा, और 5 साल होगा, 1 जुलाई 2026 तक। ये 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे क्या होगा, 1 जुलाई 2021 में वो पहले रिटायर होगा। अगर कंपनी उसको रीअपॉइंटमेंट करना चाहता है तो उसको एसआर पास करना पड़ेगा। 1/7/2026 को ये क्या करेगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। जब उसका 2 टर्म ख़त्म होगा, वहाँ से 3 साल के लिए वो बंदा उसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। सर, अगर वो बंदा दूसरे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अपॉइंट हो सकता है, मैंने क्या बताया, वो उसी कंपनी में जिस कंपनी में उसका 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ख़त्म हुआ, उसी कंपनी में वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। दैट मीन्स अदर कंपनी में वो क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देन उसके बाद 3 साल के बाद क्या होगा, वो फिर से एलिजिबल हो जाएगा। दैट इज़ 1 जुलाई 2029 को वो फिर एलिजिबल फॉर क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके फर्स्ट टर्म के बाद 5 साल के बाद वो फिर रिटायरमेंट होगा। एंड अगर कंपनी फिर उसको रीअपॉइंटमेंट करना चाहेगी तो उसको क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। Such independent director shall not during the said period of 3 year। That means ये जो 3 साल का कूलिंग पीरियड है, इस 3 पीरियड में वो बंदा कंपनी में कोई भी किसी भी तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एसोसिएट नहीं होगा और अपॉइंट नहीं होगा। ड्यूरिंग कूलिंग पीरियड ही इज डिस्क्वालीफाइड इन सॉस कंपनी। इन सॉस कंपनी, ध्यान दीजिए, उसी कंपनी में वो डिस्क्वालीफाइड होगा, बाकी कंपनी के लिए वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। यहाँ आपका ख़त्म होता है डायरेक्टर का फर्स्ट लेक्चर, डायरेक्टर का फर्स्ट लेक्चर। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल टिल दिस पॉइंट। तो चलिए हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।